हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी की कथा का संक्षिप्त रूप बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राग दरबारी एक अत्यंत प्रखर व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास के उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल जी हैं। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के लिए शुक्ल जी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1986 ईस्वी में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों ने भी पसंद किया था। अब थोड़ा शुक्ल जी के बारे में बात करते हैं। श्री लाल शुक्ल जी का जन्म 1925 ईस्वी में लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ था। सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पांव इत्यादि शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राग दरबारी उपन्यास का कथा क्षेत्र भीकमखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गांव सिपालगंज है। कहने को तो इस उपन्यास की कथा वस्तु सिपालगंज तक ही सीमित है, लेकिन इसकी अंतर वस्तु देशव्यापी है। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के 20-25 वर्षों के तथाकथित सामाजिक विकास को लेखक ने अपने तीखे व्यंग्य प्रहार द्वारा पाठकों के सामने प्रतिनिधि चरित्रों एवं प्रतिनिधि परिस्थितियों द्वारा खोल कर रख दिया है। राग दरबारी का निर्माण अनेक कथाओं, उपकथाओं और लेखक की टिप्पणियों के संयोग से हुआ है। अब इस उपन्यास के विशिष्ट पात्रों को देखते हैं। इस उपन्यास के विशिष्ट पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन, बद्री पहलवान, छोटे पहलवान, रामाधीन, भीकम खेड़वी, सनीचर, लंगड़, प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर। राग दरबारी में आए हुए प्राय सभी पात्र अपनी अलग अलग कहानी लिए हुए हैं। इस उपन्यास के विशिष्ट पात्रों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही राग दरबारी का कथानक भी स्पष्ट होता चला जाएगा। वैद्य जी मात्र एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरा पैक है। वे गांव के पूज्य ब्राह्मण हैं, जाने माने वैद्य हैं। जीवन से निराश युवकों के लिए आशा की संजीवनी है। खान पान में विशुद्ध शाकाहारी और वस्त्र में खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी व चादर में वे भव्यता की मूर्ति जान पड़ते हैं। बाहर से वैद्य जी का मुख्य पैसा तो वैद्यक ही था, किंतु उनकी आमदनी का परोक्ष साधन छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति, कोऑपरेटिव यूनियन की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप और विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाला सरकारी अनुदान, ऋण और तकाबिया थी। डिप्टी डायरेक्टर, स्कूल निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव सब उनके इशारों पर ही कार्य करते थे। थाना, पुलिस, गुंडे, कॉलेज के प्रिंसिपल सब उनकी मुट्ठी में ही थे। कहने का तात्पर्य है कि समाज में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो वैद्य जी के पहुंच के बाहर हो। वैद्य जी चारित्रिक रूप से भी गिरे हुए हैं। इस बात का संकेत तब मिलता है जब बद्री पहलवान और वैद्य जी की झड़प में रूपन मध्यस्थता करता है। वैद्य जी रूपन से कहते हैं, मुझे तुम्हारी आचरण की भी खबर है। तो इस पर रूपन कहता, मुझे भी आपके आचरण की खबर है। इस प्रकार वैद्य जी उपन्यास का केंद्रीय चरित्र होते हुए भी नायक नहीं, खलनायक है। रंगनाथ। राग दरबारी उपन्यास का आरंभ एवं अंत रंगनाथ के सिपालगंज में प्रवेश एवं पलायन से होता है। उपन्यासकार ने रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है, इसलिए सर्वत्र उसकी पूज और सम्मान है। प्रिंसिपल के विरुद्ध खन्ना मास्टर के प्रति उसे पूरी सहानुभूति थी, लेकिन वह प्रायः तटस्थ दृष्टा की भूमिका में ही रहना चाहता था। जैसा कि आज भी हम कर्म क्षेत्र के प्रति अधिकतर बुद्धिजीवियों की उदासीनता देखते हैं, वह किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। रूपन। 18 वर्ष का रूपन छंगामल इंटर कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता एवं वैद्य जी का पुत्र है। उद्दंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा पीढ़ी का रूपन प्रतिनिधि चरित्र है। पढ़ाई लिखाई को छोड़कर वह कॉलेज के सभी गलत कार्यों से सरोकार रखता है। गांव के गंजहों से लेकर पुलिस थानेदार, कॉलेज के प्रिंसिपल सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। रूपन के ऊपर लेखक का एक सटीक व्यंग्य देखिए। उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे। शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। रंगनाथ के विपरीत रूपन की सहानुभूति कर्म क्षेत्र में भी प्रवेश करती दिखाई देती है। कॉलेज की जांच के लिए होने वाली बैठक में वह प्रिंसिपल और वैद्य जी के प्रति उग्र तेवर दिखलाता है। गाढ़े षड्यंत्र द्वारा खन्ना और मालवीय को पहले से त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जब विवश किया जाता है, तो वह पूरे आक्रोश के साथ अपना विरोध प्रकट करता है। रूपन जब इस दिव्य की कार्रवाई को नहीं रोक पाता है, तो वह तिल मिलाकर वैद्य जी को गालियां सुनाते हुए वहां से निकल जाता है। इस प्रकार
रूपन जो है वह विद्रोही युवा के रूप में सामने आता है। बद्री पहलवान वैद्य जी का ही पुत्र है। वे दुनिया को कल्ले के जोड़ था, बाहुबल को दुनिया में कल्ले के जोड़ था, बाहुबल को ही सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे अपने पालक बाल को करता था, जिसको वो जो उनके शिष्य थे की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते थे। इसलिए चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि के मामलों में फंसे हुए गुंडा बदमाश शिष्यों के बचाव और जमानत में ही व्यस्त रहते थे। छोटे पहलवान बद्री पहलवान के पालक बालक यानी उनके शिष्य थे। वह खानदानी गिरा हुआ आदमी है। उनके यहाँ बाप बेटे के बीच में प्रेम का जवाब प्रेम तो होता ही था, लेकिन लाठी का जवाब भी लाठी ही होता था। रामाधीन सिपालगंज से लगी एक गांव भीखम खेड़ा के रहने वाले थे। बचपन में ही वह काम धाम की तलाश में कोलकाता पहुंच गए थे। वहां एक व्यापारी के यहाँ पत्रवाहक का कार्य करते थे एवं उनके साथ मिलकर कारोबार भी शुरू किया, लेकिन अंत में उस कारोबार का मालिक बन गए। यह कारोबार किस चीज़ का था? यह कारोबार अफीम का था। पैसा तो अच्छा था, लेकिन कानूनी काम होने के कारण वो पकड़े गए और 2 साल के लिए उन्हें जेल हो जाती है। जेल से निकलने के बाद वे गांव चले जाते हैं और अपने चचेरे भाई को गांव का प्रधान बना के पंचायत की ज़मीन के पट्टे का शुल्क लेने लगे। और भाई के ऊपर जब गबन का मुकदमा चलता है तो उन्हें जेल जाने के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने गांव के नौजवानों को ताश से जुआ खेलना सिखाया, उन्हें भांग की लत लगवाई। छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति में भी उन्होंने किसी तरह प्रवेश पा लिया और कुछ दिन तक वैद्य जी की भी नींद उड़ाने में सफल रहे। बावजूद इसके वो ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखते हैं। शनिचर राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। उसका मुख्य कार्य वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। उसका असली नाम मंगल था, लेकिन लोग उसे शनिचर कहते थे। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानते थे। वैद्य जी की उन पर विशेष कृपा थी। वैद्य जी शनिचर को गांव सभा का प्रधान बनाने का निश्चय करते हैं एवं चुनाव अधिकारी के लिए सस्ती घड़ी का इंतजाम कर शनिचर को प्रधान के पद पर आसीन कर देते हैं। शनिचर द्वारा शुक्ल जी ने भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष किया है। लंगड़, माथे पर कबीर पंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पत्ती झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा हुआ था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज अपने हाथ से पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हैं। यह मार्मिक रेखा चित्र लंगड़ का है। लंगड़ राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे लेखक के साथ समूचे पाठकगण की भी पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई है। लंगड़ को दीवानी मुकदमे के सिलसिले में एक पुरानी मुकदमे की नकल लेनी थी। नकल नबीस ने नकल के लिए 5 रुपये मांगे, जबकि नकल निकालने का रेट 2 रुपये थे। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। नकल नबीस ने प्रतिज्ञा की कि वह बिना रिश्वत लिए नकल नियम से देगा, जबकि लंगड़ अपनी कंठी छूकर कसम खाता है कि वह भी नकल नियम से ही लेगा। अपने गाँव से 5 मील दूर से सिपालगंज की कचहरी में नकल निकालने के लिए चक्कर लगाता रहता है, परंतु किसी न किसी गलती को निकाल कर उसे लटका दिया जाता है। इस प्रकार लेखक दिखलाते हैं कि देश का आम नागरिक लंगड़ बनकर कोर्ट कचहरी की दिन प्रतिदिन बढ़ती लूट खसोट से त्राही त्राही कर रहा है। प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर। राग दरबारी में शिक्षा संस्था के रूप में छंगामल इंटर कॉलेज ही केंद्र में है। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के यथार्थ को पूरी तरह उद्घाटित किया गया है। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की चापलूसी करते हैं। वैद्य जी एवं प्रिंसिपल की कृपा से ही कॉलेज में गुटबंदी, गाली गलौज से लेकर सारे बुरे कार्य होते हैं। खन्ना मास्टर आम अध्यापक के समुदाय के प्रतिनिधि है। वह प्रिंसिपल साहब के सारे करतूतों से परिचित है। खन्ना मास्टर किसी तरह वैद्य जी के पुत्र छात्र नेता रूपन और रंगनाथ की सहानुभूति जुटा लेते हैं। इसी के सहारे वह प्रिंसिपल और उनके गुट के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हैं, लेकिन वैद्य जी के सामने वह टिक नहीं पाते। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने बैठक रख के वे खन्ना और मालवीय को पहले से तैयार त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए विवश कर देते हैं। प्रिंसिपल और खन्ना की विवाद के माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की घृणित यथार्थ को उद्घाटित किया कि किस प्रकार शिक्षा संस्थान राजनीति का केंद्र बन गया है। अध्यापकों की नियुक्ति प्रिंसिपल और मैनेजर के रिश्तेदारों में से की जाती है। दूने वेतन पर अध्यापकों को हस्ताक्षर करवा कर आधा वेतन ही दिया जाता है। जो ज़्यादा सिर उठाते हैं उन्हें खन्ना मालवीय त्रिपाठी की भांति बाहर कर दिया जाता है। छात्र भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अध्यापकों की गुटबंदी के शिकार बनते हैं। विद्यालय को मिलने वाला सरकारी अनुदान शिक्षा कार्य में न लगकर प्रिंसिपल और मैनेजर की जेब गर्म करते हैं।
इस प्रकार इन प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा लेखक ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। इसके अतिरिक्त राग दरबारी में जोगनाथ, गयादीन, पंडित राधेलाल, कालिका प्रसाद, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन और उनके भाई सर्वदमन सिंह, ठाकुर बलराम सिंह इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। इस उपन्यास में जीवन के अनेक प्रसंगों और स्थितियों की योजना के अनुसार भाषा परिवर्तित होती है। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग, चित्रात्मकता, मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग राग दरबारी की भाषा को जीवंत बना देती है। इस प्रकार व्यंग शैली में लिखा गया यह उपन्यास स्वातंत्र्योत्तर भारत के यथार्थ चित्र को दिखाता है। राग दरबारी केवल वैद्य जी की बैठक या दरबार का ही राग न होकर समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन जाता है और अपने शीर्षक को सार्थक बनाता है। मैं इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी स्टडी विद स्मिता पर अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें राग दरबारी संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू।